हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस सेट में हमारी ये अगली सीरीज है। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपके लिए DRDO MTS एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ग्रुप है, आप लोग जा करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं सभी। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मैं आपके लिए बिल्कुल अभी बता देना चाहता हूँ, आपके लिए अलग प्रैक्टिस सेट चलेगा। बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाले बाईलिंगुअल मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग करूँगा। थंबनेल में मेंशन कर दूंगा, जब इंग्लिश मीडियम वाला होगा तो उसके लिए मैं मेंशन कर दूंगा। बाकी आप सभी का स्वागत है, आप सभी लोग हमारा प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 103 से 200 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आता है। आप लोग भी सॉल्व करते रहना एक साथ साथ और कमेंट करके आप लोग आंसर बता सकते हैं। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताए जाएंगे, आंसर बताए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ना ही ये किसी टेबल में किसी पहाड़े में आएगा, इसलिए हमें यहाँ पर लिख करके ही देखना पड़ेगा। जैसे हमारा हो गया पहला 107 हो गया, जिसमें 7 आएगा। 103 से 200 तक की जो भी संख्याएं हैं, इसके बाद 117 आएगा, 127 आएगा, 137 आएगा, 147, 157, 167, इसके बाद 170 से स्टार्ट करके 171। देखिए सभी में यहाँ पर 7 आ रहा है संख्याओं में। 173 हो गया, 174, 175, 177, 178, 179, 187 और इसके बाद एक संख्या और बचा यहाँ पर 197। ओके, और टोटल आप यहाँ पर सभी को ऐड कर लेंगे तो टोटल 20 संख्याएं हो रही हैं। आप ऐड करके देख लीजिए यहाँ पर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 20 बार आएंगी 7, ऐसी 20 संख्याएं होंगी जिसमें 7 आएगा 103 से 200 के बीच में। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि n बराबर 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 है तो n का धनात्मक गुणनखंड क्या है। देखो यहाँ पे आपसे सभी गुणनखंड पूछा है। धनात्मक गुणनखंड मतलब ना जितने भी गुणनखंड पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन 2 तरह से और पूछ सकता है, सभी भाज्य गुणनखंड बताइए, सभी अभाज्य गुणनखंड बताइए। उन दोनों ही केसेस में आपको एक को नहीं लेना होता है, क्योंकि एक को ना तो हम भाज्य संख्या में काउंट करते हैं और ना ही अभाज्य संख्या में काउंट करते हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। टोटल हमारा हो गया 72। अगर इसका हम गुणनखंड करें, आप गुणनखंड करके देख लीजिए इसका, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही से हमें डिफरेंट कम्बिनेशन बनाने हैं गुणनखंड के, फैक्टर के। जैसे इसमें आप 1 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 1 के साथ जो है 72 आएगा। आप देख लो मल्टीप्लाई करके हमारा 72 आ जाएगा। फिर देखो 2 आएगा, सॉरी 2 के साथ 36 आएगा, 2 इंटू 36 करने पर भी हमें 72 मिल जाएगा। फिर 3 आएगा और 3 के साथ 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 72 मिल जाएगा। 4 आएगा, 4 के साथ 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 72 मिल जाएगा। 5 से नहीं मिलेगा। फिर 6 आएगा और 6 के साथ अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें 72 मिल जाएगा। और एक और बचता है 8 का 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें 72 मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 72 के सभी जो धनात्मक गुणनखंड हैं, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो n है ये संख्या हो गई पूरी, और इसके धनात्मक गुणनखंड पूछा है। ना तो भाज्य बोला है ना ही अभाज्य बोला है। अभाज्य बोलने पर आपको एक नहीं लेना होगा, केवल जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उन्हें ही आप लेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना, यहाँ पे ये देखो, ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। अगर आपसे भाज्य गुणनखंड बोला जाए तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, अभाज्य वाले छोड़ देंगे, बाकी जितने भाज्य वाले होंगे उसको ले लेंगे आप, एक को भी छोड़ना होगा। लेकिन जब केवल गुणनखंड बोला जाए तो आपको इस तरह से करना होगा।
ठीक है, 3 तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। तो यहाँ पे टोटल काउंट कर लीजिए कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल यहाँ पे 12 हो गए। तो हमारा थर्ड वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 15 का स्क्वायर का मान क्या है, आपको ये बताना है। देखो यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। 1 आया, फिर 2 का डिफरेंस 3 आया, फिर 2 का डिफरेंस 5 आया, फिर 2 का डिफरेंस 7 आएगा, सभी के स्क्वायर लेने हैं। फिर प्लस, फिर 2 का डिफरेंस 9 आएगा, इसका स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर होता है 169, कुछ छूट नहीं रहा ना, ठीक है। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। इसको आप पूरा ऐड कर लीजिए, यहाँ पर पूरा आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप ऐड करके देख लेना, मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन पे करेंगे, एग्जाम में हमें ऐसे ही करना होता है। तो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 680, पहला वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, 680। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि a बराबर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड है ईच अदर, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, b बराबर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 के घाते 5 तथा c का मान है 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, तो a इंटू बी इंटू सी का मान क्या होगा। और यहाँ पे देखो जो ऑप्शन आपको दिया गया है 2 के पावर और 3 के पावर में दिया गया है, ठीक है। इसका a इंटू बी इंटू सी करना है। जब संख्याओं जो घात वाली, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो घात वाली संख्याएं होती हैं पावर वाली, उनमें जब सेम संख्याओं को गुणा करते हैं आपस में तो उनकी घात जुड़ जाती हैं। सेम संख्या मतलब जैसे 2 घाते 3 का 2 घाते 2 से करेंगे तो इनकी घात जुड़ती है। 2 का 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि 2 की जगह हम केवल 2 लिख लेंगे। जितनी जहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, सभी की घात जुड़ जाएगी। तो 3 2 5, 3 8 हो जाएगा। और इसी तरह से 3 की घात आप एक साथ जोड़ दीजिए, जहाँ जहाँ पर 3 है। 3 केवल एक बार लिखेंगे और जब इनके मल्टीप्लाई होंगे ईच अदर ना, तो इनकी घात जुड़ जाती हैं। 5, यहाँ पर 2 है 7 हो गया, और ये 2 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के घाते 8 और 3 के घाते 9, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 24, 48 और 72 का एलसीएम बताना है, लघुत्तम समापवर्ती बताना है आपको। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आप सभी के लिए सबसे इजी हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं डायरेक्टली। पहले 2 से कर लीजिए, 2 12 हो गया, 2 24 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 36। फिर 2 से कर लीजिए, 2 छक्का 12, गुणनखंड विधि से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, गुणनखंड विधि से ही करेंगे यहाँ पर। 3 हो गया, 2 छक्का 12, 2 9 18 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 3 होगा, 2 3 6 होगा, यहाँ पे 9, फिर एक बार 3, दोबारा 3, ये इतना पूरा हो जाएगा। आपको करने आता होगा, मुझे पता है अच्छे से, बस हम लोग यहाँ पर एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, 3 48, 48 3 144, ठीक है। सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर बाद में हम लोग, और ये सभी हम लोग प्राइम फैक्टर यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 भी हमारा अभाज्य संख्या है, लेकिन सम अभाज्य संख्या। एक क्वेश्चन पूछता है ना कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 121 रेज टू 21, 121 की घाते 21 में यहाँ पर इकाई यूनिट्स प्लेस, इकाई वाला जो अंक है उसको पूछा है। कैसे करेंगे इसको, देखो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 0 1 5 6। अगर ये अंक होते हैं इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या के, जैसे यहाँ पर 121 है, तो उस संख्या की आप कितनी भी घात लगा लीजिए, हमेशा इसके इकाई का अंक जो दिया होगा वही रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 100 है, इसकी आप कितनी भी घात लगा लो, 5
1000 घात लगा लो, कितनी भी घात लगा लो, इस संख्या में इकाई का अंक हमेशा 0 रहेगा। ऐसे ही जहाँ पर 5 होगा, मान लीजिए 125 है या केवल 25 है, इसकी घात आप कुछ भी लगा लीजिए, इस संख्या में इकाई का अंक हमेशा 5 रहेगा। इसी तरह से 6 के लिए, तो 0, 1 और 5 और 6 के लिए आपको सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरी संख्या होती है तो उसके लिए हमने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी बता रखा है किस तरह से आपको करना होता है। जब क्वेश्चन आएगा तो हम आपको फिर से वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पर 27 अगर होता है, इसकी पावर यहाँ पर 21 होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं और ये 4 की घात जो है अंदर लगा लेते हैं इस इकाई वाले अंक पे। ऐसे इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा भागफल, और एक शेषफल होगा ना, तो इसको हम बाहर भी जो हमारा इकाई का अंक लिया है हमने उस पर ऐसे लगा लेते हैं। फिर 7 की घातें 4 करके देख लीजिए, 7 से तो 49, 49 गुणे 7 गुणे 7, फिर वापस से करेंगे तो 1 आएगा इकाई का अंक, यहाँ पे 1 आएगा, और घातें 5 है तो भी यहाँ पे 1 ही रहेगा, और ये 7 मिलकर के हो जाएगा 7, और यहाँ पे फाइनली 7 हो जाएगा हमारा इकाई का अंक। मैं बताऊँगा आपको आगे किस तरह से करना है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स वाई तथा जेड किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई जेड उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, जब भी हम लोग क्षमता और दिनों की संख्या में कंपेयर करते हैं ना, हमेशा रिवर्स यानी इन्वर्स करके लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है 20 दिन में कोई काम कर सकता है, ठीक है, तो उसका हम 1 दिन का जो है कार्य निकाल लेते हैं 1/20 करके। इसी तरह से दूसरा तीसरा जो भी दिया हो सभी की इसी तरह से कर लेते हैं, सभी का हम 1 दिन का जो कार्य होता है उसको निकाल लेते हैं, और उसको हम जो है प्लस माइनस जो भी करना होता है करते हैं। चूँकि जिनकी क्षमता अधिक होती है ना वो तो कम दिन लेते हैं, जस्ट इन्वर्स होता है, ठीक है। तो वाई जेड मिल करके 30 दिनों में पूरा करते हैं, एक्स अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसको हमें कैसे लिखना है, एक्स वाई जेड 20 दिनों में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि एक्स वाई और जेड का 1 दिन का कार्य कितना होगा, तो 1/20 हो जाएगा, ठीक है। और वाई जेड मिल करके 30 दिनों में कोई कार्य पूरा करते हैं, तो इनका 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। अब देखो एक्स वाई जेड का जो 1 दिन का किया गया कार्य होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि वाई जो जेड मिल करके 1 दिन का कार्य करेंगे उनसे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 आदमी वहाँ पर 2 आदमी हैं। अब 3 आदमी यहाँ पर एक्स वाई और प्लस जेड है, यहाँ पर केवल वाई प्लस जेड है। इसमें से अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये क्या होगा जो यहाँ पर आएगा, ये वह 1 दिन का कार्य होगा जो यक्स अकेले करेगा, क्योंकि आपने एक्स वाई जेड में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से वाई प्लस जेड वाले का जो 1 दिन का कार्य है उसको आपने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा वो यक्स के लिए होगा 1 दिन का कार्य, उसको आप उल्टा करके लिख देंगे तो यक्स के लिए आ जाएगा कि यक्स कितने दिनों में उस कार्य को पूरा समाप्त कर सकता है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर आप लोग एलसीएम लेंगे 20 और 30 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, 1/60 हो गया। ये हमारा यक्स का 1 दिन का कार्य है 1/60। इसका मतलब हो गया कि यक्स जो है 60 दिनों में उस कार्य को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है, तभी तो उसका 1 दिन का कार्य 1/60 आया होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस सेट में। यू वी तथा डब्लू मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि यू अकेला 20 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, वी अकेला 30 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, तो डब्लू अकेला कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। ध्यान से देखिए आप लोग, यू वी और डब्लू किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इनका 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। फिर देखो यू जो है अकेले 20 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, तो यू के लिए 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। इसी तरह से भी जो है अकेला 30 दिन में उस कार्य को समाप्त कर सकता है, तो भी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यू वी और डब्लू का जो तीनों मिला करके जो इनका है 1 दिन का कार्य, ये ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा होगा। इसमें से हम यू का 1 दिन का कार्य और वी का 1 दिन का कार्य अगर माइनस कर दें तो हमें डब्लू का 1 दिन का कार्य कितना होगा वो मिल जाएगा। जब 1 दिन का कार्य पता चल गया तो वहीं से हमें दिनों की संख्या मिल जाएगी डब्लू के लिए कि वह पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं।
इन दोनों को जोड़ देते हैं, u और v का एक दिन का जो कार्य होगा इसको हम जोड़ लेते हैं, तो इनका एक दिन का कार्य आ जाएगा u और v का मिला करके। इसको हम u प्लस v प्लस w इन तीनों का मिला करके ये कार्य है एक दिन का, इसमें से माइनस कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, आप एलसीएम लेकर के करिएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/60 आ जाएगा। अभी हमने किया है जस्ट वहाँ पे माइनस करना था, यहाँ पे प्लस करना है बस। वहाँ पे 3 - 2 था ऊपर, यहाँ पे 3 + 2 ऊपर हो जाएगा, और नीचे हमारा एलसीएम 60 आया था। तो इसको क्या करेंगे हम 1/10 में से 5/60 को माइनस कर लेंगे। ये u और v का एक दिन का कार्य है, ये u v और w का एक दिन का कार्य है मिला करके तीनों का। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो w का एक दिन का कार्य हो जाएगा। एलसीएम ले लो, यहाँ पे आप 60 हो गया, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, ये हमारा आ गया 1/60। ठीक है ना, आप लोग कर लेते हैं ना, 10 से पहले 60 में डिवाइड करेंगे 6 जाएगा, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 60 से 60 में डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, उसका 5 में कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 में से 5 गया 1/60। ये हो गया W का एक दिन का कार्य। इसका मतलब हो गया W जो है 60 दिन में पूरे कार्य को समाप्त कर सकता है, तभी तो उसका एक दिन का कार्य 1/60 आया होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 60 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर। सॉरी, ये थोड़ा सा घन आपकी तरह बन गया ना, फिर से हम घन बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा घन की तरह दिखना चाहिए ना, ये घन की तरह। घन में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी इक्वल होते हैं ईच अदर। ठीक है, टोटल 6 फेस हो जाएंगे और 6 के 6 सभी जो सतह होंगे इसके समान होंगे, बराबर होंगे, और सभी जो सतह का क्षेत्रफल होगा a² होगा। आप देख लीजिए कोई भी इसका सतह, आप ये वाला सतह इसका ले लीजिए, ये स्क्वायर की तरह ऐसे हो गया ना, और स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, तो a² हो जाएगा। इसी तरह से 6 टोटल यहाँ पर इसके सतह होंगे, तो 6 का मिलाकर के 6a² हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको दिया गया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो a² बराबर हो जाएगा 6 से 384 में इधर डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, तो 6 × 4 = 36 हो गया, और 6 × 4 = 24, ये होता है 8 का स्क्वायर। वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू 8 आ जाएगा, मतलब 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई 8 हो गया, लंबाई 8 हो गया, चौड़ाई भी 8, ऊंचाई भी 8 होगी, क्योंकि घन है, घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और जब आयतन निकालते हैं तो जितनी भुजाएं होती हैं सभी का आपस में, जितने इनके एक्सिस के अलॉन्ग साइड्स होते हैं, जैसे क्षेत्रफल में जब निकालते हैं हम स्क्वायर में, तो वहाँ पे 2 तरफ होते हैं, 2 डायरेक्शन में होती हैं, x और y डायरेक्शन में, भुजा गुणे भुजा कर लेते हैं। जब हम आयतन में आते हैं तो वहाँ पर 3 का गुणा करते हैं आपस में। अगर अलग अलग है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो तीनों का गुणा हो जाएगा LBH। अगर तीनों सेम है तो A कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लीजिए ना कैसे निकालते हैं हम लोग आयतन है वॉल्यूम। आयतन ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पर A कितना है, 8 है ना, तो यहाँ पर 8 का क्यूब हो जाएगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनली यहाँ पे आंसर हो गया। ओके, फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4200 रुपये है, उसे 16.66% की छूट पर बेचा गया था। यदि 9.09% की हानि हुई थी तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको फंसाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कॉपी पे करेंगे, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कम करूँगा, मैं भी अलग से कॉपी पे कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान से, पहले वस्तु का अंकित मूल्य कितना यहाँ पर है, 4200 रुपये है, और इसे जो है 16.66% की छूट पर बेचा। तो जितना छूट दे दिया उतना तो प्राइस उसको लेना नहीं है, तो कितना बचा 100 में से 83.34%, यानी इतना ही प्रतिशत उसने लिया है। इसको आप 100 मान लीजिए, 100% बराबर मान लीजिए, जिसमें से ये छूट में हो गया तो इतना ही प्रतिशत मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 4200 का
छूट जितना दे दिया उसको हटा दीजिए, जितना मिल रहा है उसको 100% में 83.34%, तो 83.34% इसका निकाल लीजिए। देखिए कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 3500.28। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मुझे लग रहा है बिल्कुल अच्छे से। जितना आपने डिस्काउंट दे दिया उसको आप मत निकालिए, आप डायरेक्टली ये देख लीजिए कितना परसेंटेज उसको मिल रहा है पैसा। तो उसको मिल रहा है 83.34%, तो आप 4200 का 83.34% कर लेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि उतना प्राइस उसको मिला है। कितना? 83.34%। और ये सॉल्व कर लिया हमने 4200 का 83.34%, यहाँ पे कितना आ गया? 3500.28। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, स्पेस हमारे पास कम है, तो यहाँ पे आ गया था 3500.28 रुपीज़। छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य आया, छूट देने के बाद जो मूल्य आया, ठीक है, उसको विक्रय मूल्य बोलेंगे हम। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, जितने पे वो बेच रहा है। और ये जो मूल्य है ना, ये हानि दे रहा है, हमें घाटा दे रहा है, लाभ नहीं बल्कि हानि दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा रहा होगा, ठीक है ना, क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा रहा होगा, तो हम क्रय मूल्य को हमेशा 100 पे लेके चलते हैं। क्रय मूल्य को आपने 100 ले लिया, यहाँ पे देखो 9.09% की हानि हो रही है, तो उसे कितना प्राइस, कितना परसेंटेज में बेचा होगा, इसका मतलब सॉरी कितना प्रतिशत वो विक्रय मूल्य में जा रहा है, तो 90.91%। जैसे आपका टोटल जो प्राइस है 100% आपने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, उसमें जब आपने उसको बेचा तो आपको 9.09% की हानि हो गई। इसका मतलब हुआ आपकी 90.91% आपको प्राइस मिल रहा है, शेष घाटा में चला गया। तो आप जो ये प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखो आप, 3500.28 हमारा विक्रय मूल्य है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, 90.91% के बराबर हो जाएगा। सभी को क्लियर है? 90.91% ये हमारा विक्रय मूल्य है जो कि घाटा दे रहा है हमें। हमने क्रय मूल्य को 100 मान रखा है। इस हिसाब से यहाँ पर हमें 100% निकालना होगा, वो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 90.91% पे हमारा मूल्य है इतना, तो 1% पे कितना मूल्य हो जाएगा? 3500 में आप डिवाइड कर देंगे 0.28, इसमें आप डिवाइड कर देंगे 90.91 से, ये हमारा 1% के समकक्ष में मूल्य आ गया। हमें निकालना है 100% के समकक्ष में, तो यहाँ पे आप 100 से गुणा कर दीजिए, बल्कि प्रतिशत आप छोड़ दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रतिशत यहाँ पे आप ना साइन मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा सॉल्व करने पे कुछ आएगा 3850.26, 3850 ये आएगा। यहाँ पर देखिए अप्रॉक्स में वैल्यू दिया हुआ है 3850.36 हमारा आ रहा है, 26 हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे आप 3850 वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अगर आपको न समझ में आया हो तो आप एक बार इस वीडियो को इतना पार्ट आप सोल्यूशन पार्ट फिर से देख लीजिएगा। फिर देखो आगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य 3500 रुपये है, यदि उसके मूल्य को 14.28% से बढ़ाया जाता है, यदि वस्तु को 10% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ का मान रुपए में क्या होगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। इसको आप मान लीजिए 100%, 3500 रुपये। अभी इसका मूल्य कितना हो गया? इतना बढ़ा दिया गया, मतलब 114.28% हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? मैं बिल्कुल आपको इतना इजी ट्रिक बताऊंगा ना, कोई भी आपको रटने की जरूरत है ही नहीं। अब उसका जो मूल्य है 114.28% हो गया, ठीक है, तो 100% ये 3500 के बराबर। अब हमें निकालना होगा कि 114.28% कितने रुपए के बराबर होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग? 3500 में पहले आप 1% के लिए निकाल लीजिए, तो आप 100 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये 100 के बराबर है 3500। हमें चाहिए 114.28, 114.28% के लिए। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कुछ आ जाएगा वैल्यू अप्रॉक्स में 4000, ठीक है। ये मूल्य बढ़ाने के बाद की कीमत हो गई 4000। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अब आगे देखिए, यदि वस्तु को 10% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ का मान रुपए में क्या होगा?
सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, क्रय मूल्य को हमने बढ़ाया, हमारा क्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो गया 4,000 रुपये, सॉरी 3500 रुपये हमारा क्रय मूल्य था, और हमने यहाँ पर मूल्य बढ़ा करके इसको 4,000 कर दिया, अंकित मूल्य मान लीजिए इसको आप एक तरह से। फिर इस पर हमने 10% की छूट दे दी, तो हमें कितना मूल्य मिलेगा यहाँ पर फाइनली 90 ही मिलेगा ना, 100 के सापेक्ष। इसको आप फिर से 100 मान लीजिए, जहाँ पर भी आपको इस तरह से निकालना हो ना, इसको आप पुनः 100 मान लीजिए। तो ये हमारा हो गया 4,000 रुपये के बराबर। हमें 10% हमने छूट दे दी, तो हमें 90% ही तो मिलेगा ना विक्रय मूल्य के रूप में। तो हमने यहाँ पे 90/100 करके 4,000 में मल्टीप्लाई कर लिया। ये हमारा आ जाएगा 3,600 रुपये, 3,600 रुपये। और हमारा क्रय मूल्य कितना था 3,500 रुपये था, और हमने यहाँ पर फाइनली कितने में बेचा है 3,600 रुपये में बेचा है, तो हमें कितना मिला लाभ, यहाँ पर 100 रुपये का लाभ मिला। तीसरा वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। ये जब हमारा मूल्य बढ़ाने के बाद कीमत हो गई, तो हमने यहाँ पर 10% छूट दिया था, इसका मतलब हमें 90% मिला, 100% इसको आप मान लीजिए, 100 में 90 ही मिला ना। ये आपको समझ में आया ना, 10% छूट दे दी हमने, तो इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि ये 100 के लिए है तो 1 के लिए इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, फिर 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा इतना मूल्य आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं। हम टोटल 35 क्वेश्चंस करेंगे पूरा, लेकिन 2 वीडियो में, 2 लेक्चर में, क्योंकि एक लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, यहाँ पर 17, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम 18 क्वेश्चन कर लेंगे। ए तथा बी की आयु का अनुपात 25 वर्ष पहले 3:8 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8 संबंधित 13 है, बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी। ये 25 वर्ष पहले की अनुपात है, 25 वर्ष पहले का अनुपात है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि मान लीजिए 25 वर्ष पहले, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ यहाँ पर है 3:8, इसको आप क्या करिए 3A और 8A ले लीजिए। मान लीजिए किसी की आयु 10, यहाँ पे 15 हो गया, हम रेशियो लेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 नहीं 15। फिर इन दोनों में हम एक फैक्टर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का करेंगे तो हमें वापस इतना मिल जाएगा। यहाँ पर हमें फैक्टर पता नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ए ले लेंगे यहाँ पर फैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो 3A और 8A ले लीजिए। ये 25 वर्ष पहले इन दोनों की आयु हो जाएगी ए और बी की। अब दिया हुआ है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है 8 संबंधित 13 है। वर्तमान का मतलब हो गया कि हम 25 साल आगे आ गए, तो इन दोनों में आप 25 ऐड कर दीजिए, 3A + 25 हो गया, डिवाइडेड बाई 8A + 25 हो गया। और अब इन दोनों की आयु का रेशियो कितना हो गया 8 और 5 13 हो गया। अब यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, देख लो यहाँ पे हम पहले 13 से करते हैं, इसमें इस पूरे में, तो ये हो जाएगा 13 × 39 A प्लस यहाँ पर करेंगे 13 से 25 में, तो आ जाएगा हमारा 325 बराबर 8 का करेंगे इस पूरे में, तो हो जाएगा 8 × 8 = 64 A प्लस 8 का करेंगे 25 में, 25 × 8 = 200 होता है, ये 200 हो गया। ए वाले आप एक साइड में रख लीजिए, तो इसको आप उधर लेके चले जाइए, 64 A ज़्यादा है तो 39 A कम है, तो 39 A को 64 A की तरफ लेके जाएंगे तो 64 A में से 39 A माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 25 A। आप करके देख लीजिए, 9 × 5 = 14, 3 × 2 = 5 = 6, 25 A हो गया। और 200 हमारा इस साइड लेके आ जाइए। ठीक है, एक तरफ हम रख लेते हैं वेरिएबल को, जो चर हमारा है ए के साथ वाला, दूसरी तरफ जो कांस्टेंट उनको रख लेते हैं। 325 में से 200 माइनस होगा तो 125 हो जाएगा। ए चाहिए हमें, तो 125 में 25 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी। ये ए की वर्तमान आयु, ये बी की वर्तमान आयु, 8A + 25, तो 8A मतलब हो गया 8 × 5 = 40, और 40 और 25 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 65 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा आज की सीरीज, और इसी तरह से आपके लिए हम सीरीज डेली, रेगुलर बेसिस पे, डेली तो नहीं हो पाता है लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम अलग प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा देंगे, तो आप वो प्रैक्टिस सेट्स जरूर सॉल्व कर लेना। और हमारी कोशिश होती है कि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझा दिया जाए कि फिर आपको नेक्स्ट जब आप प्रैक्टिस सेट करें उस टाइप का क्वेश्चन मिले आपके सामने,
आप लोग मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी की वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लेना। साथ में आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो कि लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।